हेलो दोस्तों। आज से हम लोग मिडवल इंडिया की शुरुआत कर रहे हैं। मिडवल इंडिया की शुरुआत करते समय हम लोग ये देखेंगे कि मिडवल इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट सल्तनत एज का हो जाता है और दूसरा पार्ट मुगल एज का हो जाता है। सल्तनत एज जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले सल्तनत एज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे और उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी एस्पेक्ट छूट न जाए आपसे। सल्तनत एज की अगर शुरुआत को देखा जाए तो सल्तनत एज में कई वंशों ने शासन किया। इन वंशों के एक संक्षिप्त परिचय को हम लोग देख लेते हैं और यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो सल्तनत एज में सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया। गुलाम वंश जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 तक का रहा। इसे ही स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है या मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। मामलुक जो शब्द है इसका मतलब होता है स्वामित्व। ये चूंकि स्लेव थे, इनके ऊपर किसी और का स्वामित्व था, इसीलिए इस डायनेस्टी को मामलुक वंश से भी जाना जाता है। अगर इसके इंपॉर्टेंट सुल्तानों की बात किया जाए तो स्लेव डायनेस्टी में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन को देखते हैं। इसके बाद स्लेव डायनेस्टी को खत्म करके खिलजी वंश आया, जिसका शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक का रहा। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट सुल्तानों की बात किया जाए तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी प्रमुख सुल्तान रहे। इसके बाद तुगलक वंश आया, जो कि 1320 से लेकर 1414 तक का शासनकाल रहा। तुगलक वंश की अगर बात किया जाए तो तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दो इंपॉर्टेंट सुल्तान हुए। इसके बाद सैयद वंश का शासनकाल आता है, जो कि 1414 से लेकर 1451 तक का शासनकाल रहा। और सबसे अंत में लोदी वंश का शासनकाल आता है, जो कि 1451 से लेकर 1526 तक का रहा। 1526 में एक इंपॉर्टेंट युद्ध होता है जो बैटल ऑफ पानीपत के नाम से मशहूर है। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत हो जाती है। और यहीं से इतिहास का रुख चेंज हो जाता है, इतिहास का रुख बदल जाता है। इस युद्ध के बाद से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है और भारत में मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। तो ये तो रहा दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो वंश परिचय है वो। अब हम देखते हैं कि इस डायनेस्टी से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो पूछा जाता है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि सबसे पहले किस वंश ने शासन किया, उसके बाद किस वंश ने शासन किया। तो ये क्रोनोलॉजी और इनका शासनकाल आपको याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन फॉर्म होता है, वो ये फॉर्म होता है कि इन वंशों में सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया और सबसे छोटा शासनकाल किस वंश का रहा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे लंबा जो शासनकाल रहा वो तुगलक वंश का रहा, सबसे लंबा शासनकाल। और सबसे छोटा जो शासनकाल रहा वो खिलजी वंश का रहा। सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट रूल तुगलक वंश का रहा और सबसे शॉर्टेस्ट रूल या रेन खिलजी वंश का रहा। ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तीसरे तरीके के अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछ देगा आपसे कि इन वंशों में कौन से वंश किस जाति से संबंधित थे। तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि गुलाम वंश से लेकर सैयद वंश ये तुर्क थे, तुर्क जनजाति से संबंधित थे। और जो लोदी वंश था ये अफगान जनजाति से संबंधित था, अफगान था। तो ये कुल तरीके हो गए क्वेश्चन पूछने के आपसे, और ये वंश परिचय हो गया। अब हम लोग एक एक वंश को उठाएंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश की चर्चा करते हैं। तो जब हम गुलाम वंश को देखते हैं तो ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था। क्योंकि ये तुर्क गुलामों द्वारा शासित वंश था,
इसमें जितने भी सुल्तान हुए ये सब तुर्क थे। इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको पता ही है कि मोहम्मद गौरी का दास था। यहीं से भारत में सबसे पहले मुस्लिम संगठित शासन की नींव रखी गई थी। यहीं से आप देखेंगे कि एक संगठित शासन की शुरुआत हुई, एक मुस्लिम संगठित शासन की शुरुआत हो जाती है जो कि मुगल काल तक चलते रहता है। और यहीं से आप देखेंगे कि मुस्लिम प्रशासनिक संस्थाओं का भी प्रारंभ होता है। आप देखेंगे कि इक्ता व्यवस्था आई, आप देखेंगे कि कई प्रशासनिक पदों का क्रिएशन होता है, कई प्रशासनिक पद बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बरीद मुमालिक, एग्जाम्पल के लिए आपका दीवान आरिज, ये सारे प्रमुख पद इसी समय क्रिएट होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक एक सुल्तान को उठाते हैं स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो सुल्तान है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे स्लेव डायनेस्टी की, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान रहता है। ये मोहम्मद गौरी का दास होता है। मोहम्मद गौरी जब भारत से वापस जा रहा था तो उस समय दिल्ली सल्तनत, जो भारत का शासन काल था उसका, ये पूरा शासन कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वापस चला गया था। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की पोस्टिंग लाहौर थी, इसीलिए दिल्ली सल्तनत की जो प्रथम राजधानी होती है वो लाहौर होती है। इसने लाख बख्श की उपाधि ली थी और लाख बख्श के नाम से इसे जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही उदार था और अपने सैनिकों और प्रजा को लाखों में दान दिया करता था। इसीलिए बहुत ज्यादा उदार होने के कारण इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। अगर इसके निर्माण कार्यों की चर्चा करें तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। ये कुतुब मीनार है, इसका निर्माण शुरू करवाया इसने। कुतुब मीनार से रिलेटेड जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो ये होता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया, कुतुब मीनार के निर्माण में कितने सुल्तानों का योगदान था। तो किसने शुरू करवाया ये तो आप लोग देख लिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, और कितने सुल्तानों का योगदान था तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले निर्माण कार्य शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने कुतुब मीनार के पहले मंजिल का निर्माण करवाया था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश आता है। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। इसने दूसरे, तीसरे और चौथे मंजिल का निर्माण करवाया। इसके बाद जो अगला सुल्तान है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया क्योंकि चौथी मंजिल टूट गई थी, और फिर बाद में ये पांचवी मंजिल इसमें जोड़ा। तो कुतुब मीनार के निर्माण में तीन सुल्तानों का योगदान है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। ये कुतुब मीनार के बगल में ही है। कुतुब मीनार भी दिल्ली में है और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी दिल्ली में है। इसके बाद इसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है और ये कहाँ पे है? ये अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा, मूलतः 2.5 दिन का झोपड़ा एक संस्कृत विद्यालय था जिसका नाम सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय था। सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय, और इसका निर्माण मूलतः विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। किसने किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। ये
चौहान वंश का शासक था, चौहान वंश का ये शासक था। तो अगर आपसे पूछ दे कभी कि 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः क्या था, तो ये एक संस्कृत विद्यालय था जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय, और इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने किया था, जो कि चौहान वंश का शासक था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु को देखते हैं हम लोग। तो पोलो खेलते समय लाहौर में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। उस समय जो पोलो की ही तरह एक गेम था जिसका नाम चौगान था, तो चौगान ये खेल रहा था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस खेल को खेलते समय इसकी मृत्यु हुई, तो चौगान को खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। ये तो हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं अगले सुल्तान की, जो कि इल्तुतमिश है। लेकिन इल्तुतमिश के पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह नामक एक व्यक्ति सुल्तान के पद पर आसीन हो गया था। तो इल्तुतमिश ने 1211 में एक युद्ध लड़ा आराम शाह से, जिसे बैटल ऑफ जुद या जुद का युद्ध कहा जाता है। जुद का युद्ध 1211 में ये लड़ा गया था, और इसमें आराम शाह को इल्तुतमिश ने हरा दिया। इसके बाद इल्तुतमिश सत्ता पर आसीन होता है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो रही थी, तो इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर था। बदायूं आपके यूपी में पड़ता है, तो यहाँ का ये गवर्नर था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है कि दिल्ली सल्तनत के राजधानियों का क्रम बताइए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में सबसे पहले राजधानी क्या थी? लाहौर, दिल्ली सल्तनत की। उसके बाद चूंकि इल्तुतमिश बदायूं में था, इसीलिए बदायूं हो जाती है। और फिर इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली लाया, इसलिए राजधानी दिल्ली हो जाती है। तो ये क्रम है दिल्ली सल्तनत की राजधानी का, लाहौर, बदायूं और दिल्ली। उसने राजधानी स्थानांतरित की, कहां से? लाहौर से दिल्ली कर दिया। अब अगर इंपॉर्टेंट कार्यों की बात किया जाए इल्तुतमिश के, तो इसने चालीसा नामक एक ग्रुप का निर्माण किया, जिसे तुर्कान चहलगानी भी कहते हैं। इसमें 40 अमीर होते थे। इसके सदस्य 40 अमीर होते थे, जो कि प्रशासन पर नियंत्रण रखते थे और प्रशासन का देखरेख करते थे। इसने इक्ता व्यवस्था को भारत में लागू किया। ये अरबी व्यवस्था थी। इसमें होता क्या था? तो इक्ता व्यवस्था में सपोज ये दिल्ली सल्तनत है, इसे कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। ये ए, बी, सी, डी, ये सारे इक्ता हो गए। ये छोटे छोटे भाग इक्ता हो गए, और इसे किसी इक्तादार के अधीन छोड़ दिया जाता था, इक्तादार को दे दिया जाता था। ये इक्तादार अपनी आर्मी को मेंटेन करता था, और इसी इक्ते से इसको वेतन दिया जाता था। इक्तेदार का ये भी काम होता था कि इस इक्ते में उसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून और प्रशासन को बनाए रखना है। तो ये इक्ता व्यवस्था थी। इसे भारत में लाने वाला आदमी इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश वो पहला सुल्तान था जो इक्ता व्यवस्था को भारत में लाया था। इसने 2 तरीके के मुद्रा भी चलाए, एक टंका जो चांदी का होता था, और दूसरा जीतल जो तांबे का होता था। यहीं से एक और क्वेश्चन फॉर्म होता है कि जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय की थी, तो किस मुद्रा पर अपनी बेटी रजिया का नाम उत्कीर्ण करवाया था? तो ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने टंका के ऊपर, जो चांदी का बना होता था, अपनी बेटी रजिया का नाम उत्कीर्ण करवाया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर दिल्ली सल्तनत की बात किया जाए, तो आप ये जितने ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, चालीसा हुआ, चाहे इक्ता व्यवस्था हुआ, या फिर मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम थे। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट काम किया, पूरे दिल्ली सल्तनत को जो सुदृढ़ता होती है उसने ये प्रोवाइड कराया, उसने ये दिलाया। इसीलिए
इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। उस समय भारत के पश्चिमी इलाके से मंगोल लगातार अटैक कर रहे थे भारत के ऊपर। मंगोल का नेता उस समय चंगेज खान था, जिसने कि पूरे 1/3 ऑफ द वर्ल्ड, 1/3 विश्व को जीत लिया था। और ये पूरे अपनी सेना के साथ भारत की तरफ आगे बढ़ रहा था। क्यों आगे बढ़ रहा था? क्योंकि ख्वारिज्म जो शासक था, ख्वारिज्म शासक जलालुद्दीन मंगबरनी, इसका ये पीछा करे जा रहा था और जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की तरफ आ रहा था। ये इल्तुतमिश से शरण मांगा कि मुझे शरण दे दो, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे शरण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इल्तुतमिश को पता था कि अगर हम जलालुद्दीन मंगबरनी को, जो कि ख्वारिज्म का शासक था, इसे शरण दे देंगे तो इसका पीछा करते हुए मंगोल शासक चंगेज खां भारत में आ जाएगा, और भारत में अगर वो आ जाएगा तो उस भारत की तबाही को रोकना संभव नहीं था। इसीलिए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण नहीं दिया। ये बात हो गई इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो नेक्स्ट सुल्तान होती है वो है रजिया सुल्तान। लेकिन रजिया सुल्तान के पहले रुकनुद्दीन, जो रजिया का भाई था, ये सुल्तान बन जाता है। रुकनुद्दीन ये सुल्तान बन जाता है, और इसके शासन काल में, चूंकि बहुत कम समय के लिए सुल्तान था, इसके शासन काल में इसकी मां शाह तुर्कान का दिल्ली सल्तनत पर व्यापक प्रभाव रहता है। इसे हटाने के बाद जब अमीरों ने इसे हटा दिया तो फिर रजिया सुल्तान को सुल्तान बनाया गया। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी। ये पुरुष वेश में दरबार में आया करती थी। पुरुष वेश में कैसे आया करती थी? तो चोगा और कुलाह पहनकर दरबार में आती थी। चोगा शेरवानी टाइप का कपड़ा रहता था और कुलाह टोपी होती थी। इसे पहनकर ये दरबार में आती थी। इसके पुरुष पहनावे से जो उस समय अमीर वर्ग था वो चिढ़ गया था, वो नाराज हो गया था और उसने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। विद्रोह का एक और कारण था कि इसने एक अबिसिनियाई तुर्क, ये अबिसिनिया नामक देश का रहने वाला था, अबिसिनिया, यहाँ का एक तुर्क था याकूत, इसको इसने बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रख दिया था, जिसका नाम था आमिर ए आखुर। आमिर ए आखुर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन था। ये अस्तबल के प्रधान को कहा जाता था। तो इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पर इसने याकूत की नियुक्ति कर दी थी। ये क्यों इंपॉर्टेंट पोस्ट था? तो हम लोग देखते हैं कि तुर्कों के समय जो इंपॉर्टेंट शक्तिशाली चीज था वो था तुर्कों का घोड़ा, और इसी घोड़े के रखवाली के लिए ये आमिर और ए आखुर का पोस्ट क्रिएट किया गया था, और इसी पोस्ट पर याकूत की उसने नियुक्ति कर दी थी, जिसके कारण अमीरों ने इसका काफी विरोध किया था। इसी अमीरों के विरोध में हम लोग देखते हैं आगे कि पंजाब का गवर्नर अल्तुनिया रहता है। पंजाब ये भटिंडा के आसपास का क्षेत्र था। तो इसका गवर्नर अल्तुनिया रहता है। इसने भी विद्रोह कर दिया था। तो अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए जब रजिया सुल्तान भटिंडा पहुंचती है तो अल्तुनिया उसे कारागार में बंद कर देता है। लेकिन रजिया सुल्तान अपनी कूटनीति के द्वारा अल्तुनिया से विवाह कर लेती है और उसे लेकर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन रास्ते में ही हरियाणा में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है कैथल। कैथल में डाकुओं द्वारा रजिया सुल्तान की और अल्तुनिया की और साथ में याकूत की भी, तीनों की हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से रजिया सुल्तान का भी अंत हो जाता है। रजिया सुल्तान के अंत के बाद कुछ छोटे छोटे शासक आते हैं जो बहुत कम समय के लिए सुल्तान बनते हैं, और इसके बाद जो मुख्य सुल्तान बनता है वो है गयासुद्दीन बलबन। अगर छोटे छोटे सुल्तानों की बात किया जाए तो
बहराम शाह, फिर उसके बाद मसूद शाह, और फिर उसके बाद नसरुद्दीन महमूद। बहराम शाह, मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद शासक बनते हैं। बहराम शाह, मसूद शाह और फिर नसरुद्दीन महमूद शासक बनते हैं। इसमें भी नसरुद्दीन महमूद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसी के समय में एक किताब लिखी गई जिसका नाम है तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी, जिसके जो लेखक थे उनका नाम था मिनहाजुद्दीन सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज। ये जब इम्पोर्टेंट बुक आपसे पूछा जाता है तो इसके नाम को पूछा जाता है। तो तबकात एक नासिरी किताब है और इसके लेखक का नाम है मिनहाजुद्दीन सिराज। नसरुद्दीन महमूद जो शासक बना था, इसके साथ बलबन ने अपनी बेटी का ब्याह करा दिया था और ब्याह के बाद एक पोस्ट क्रिएट किया था, एक पोस्ट बनाया था जिसका नाम था नायब ए मुमालकत। नायब ए मुमालकत, ये बहुत ही शक्तिशाली पद था सुल्तान के बाद, और इसी पद पर बलबन खुद जो है बैठ गया था। जब नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई तो बलबन खुद जो है सुल्तान बन गया। बलबन का अगर पहले का नाम हम लोग देखें तो उलुग खां के नाम से फेमस है बलबन। उलुग खां, उलुग खां के नाम से। इसका शासनकाल 1266 से लेकर 1287 तक रहा। इसने लौह और रक्त की नीति का प्रतिपादन किया। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी इसे कहा जाता है। ये नीति कौन थी? तो बहुत ही कठोर नियंत्रण के द्वारा सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना, यही जो है लौह और रक्त की नीति कही जाती थी। और इस नीति के तहत इसने कई नियंत्रित कार्य किए। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले इसने मंगोलों के आक्रमणों को विफल किया। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि इल्तुतमिश के समय भारत के पश्चिमी सीमा से मंगोल बार बार आक्रमण कर रहे थे और बलबन के समय में यह आक्रमण और तेज हो गया था। तो बलबन ने क्या किया कि लौह और रक्त नीति के तहत पश्चिमी सीमा पर चेन ऑफ फोर्ट्स बनवाए, किलों की एक श्रृंखला बना दी और यहाँ पर दो लोगों की नियुक्ति कर दी। एक जलालुद्दीन खिलजी की नियुक्ति की और दूसरा अपने बड़े बेटे महमूद की नियुक्ति की। दो लोगों की यहाँ पर नियुक्ति की थी और यहीं पर मंगोलों से लड़ते समय इसके बड़े बेटे महमूद की मृत्यु हो गई थी। दूसरा, लौह और रक्त की नीति के ही तहत इसने बंगाल के विद्रोह को दबा दिया था। बंगाल का विद्रोह को दबाया। कैसे दबाया? तो यहाँ पर बंगाल के विद्रोहियों को बहुत ही कठिन यातना दी गई थी और जब विद्रोह दब गया तो यहाँ का गवर्नर इसने अपने छोटे बेटे बुगरा खां को बनाया। बुगरा खां को बनाया। इसी नीति के तहत हम लोग देखेंगे कि बलबन ने मेवाती राजपूतों का दमन किया। मेवाती राजपूतों का दमन किया। मेवाती राजपूत क्या करते थे? तो ये जैसे ही शाम होता था दिल्ली में आते थे और दिल्ली के जो मार्केट होते थे, जो बाजार होते थे, उनको लूट कर फिर वापस चले जाते थे अरावली के जंगल में। दिल्ली के चारों तरफ, ये दिल्ली जो मेन किला है इसके चारों तरफ अरावली का जंगल था, तो इसी जंगल में ये मेवाती राजपूत भाग जाते थे। तो इसने क्या किया कि अरावली के जंगलों में आग लगवा दी और इन मेवाती राजपूतों को सप्रेस कर दिया, इनका दमन कर दिया।
तो लौ और रक्त की नीति इसने लागू की। इसने राजत्व का एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे राजत्व का दैवी सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सुल्तान को ईश्वर की छाया माना जाता है और उसे जिल्ले इलाही की उपाधि भी दी जाती थी। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि राजत्व का सिद्धांत या दैवी सिद्धांत जब लागू होता है तो प्रजा को अपने राजा के अंदर ईश्वर दिखाई देता है और प्रजा मोरलिटी के बेस पर, नैतिकता के बेस पर, नैतिकता के आधार पर राजा की आज्ञा का पालन करने लगता है। इसी राजत्व के सिद्धांत को जब हम देखेंगे तो बलबन इसी राजत्व के सिद्धांत के लिए स्वयं को, अपने आप को ईरान के अफरासियाब डायनेस्टी से जोड़ता है। ईरान के अफरासियाब वंश से जोड़ता है। ये एक माइथोलॉजिकल वंश है, यहां से अपने आप को स्वयं को जोड़ेगा और इसी के आधार पर ईरानी उत्सव को भारत में मनाएगा। ये नौरोज, जो कि ईरानी त्योहार है, नववर्ष का त्योहार है, इसको भारत में मनाना शुरुआत कर दिया। इसके अलावा ईरानी एटिकेट्स थे कुछ, जैसे सिजदा और पायबोस, झुककर सुल्तान के पैरों को चूमना। ये सिजदा और पायबोस की प्रथा ईरान में प्रचलित थी, इसको इसने भारत में लागू कर दिया। इसने जो जासूसी तंत्र था, उस जासूसी तंत्र की स्थापना की, बहुत ही मजबूत जासूसी तंत्र की स्थापना की, जिसे बरीद व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद अगर प्रशासनिक विभागों की बात किया जाए तो ये बलबन दीवान ए अर्ज की भी शुरुआत करता है। दीवान ए अर्ज, या कभी कभी इसे दीवान ए आरिज भी कहा जाता है। दीवान ए आरिज, ये कौन सा विभाग था? तो सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग। इसने सैन्य विभाग को इतना मजबूत क्यों बनाया? क्योंकि एक तो मंगोल के आक्रमण का डर था, पश्चिमी सीमा की तरफ से मंगोल के आक्रमण का डर था इधर भारत की तरफ, और दूसरा जो दिल्ली सल्तनत था, इसमें विद्रोह को रोकने के लिए। तो दो कार्यों के लिए इसने सैन्य विभाग को और मजबूत किया और एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया, दीवान ए आरिज। ये सेना की भर्ती, वेतन और अनुशासन का देखरेख करता था और सैनिकों की नियमित जांच भी करता था ये। इसके अलावा इसने एक और डिपार्टमेंट बनाया, दीवान ए इंसा या दीवान ए उंजारत या इंजारत भी कहा जाता है उसे। ये वित्त विभाग था। वित्त विभाग, या फिर कभी कभी ये पत्राचार का भी काम करता था। पत्राचार का भी काम करता था। ये पहले विभाग सैन्य विभाग के साथ ही मर्ज रहता था, लेकिन बलबन ने क्या किया, इन दोनों विभागों को अलग अलग कर दिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपने बड़े बेटे, हम लोग जिसका चर्चा कर चुके हैं, महमूद की चर्चा कर चुके हैं, तो भारत की पश्चिमी सीमा को मंगोलों से सुरक्षित रखने के दौर में इसके बड़े बेटे महमूद की मृत्यु हो गई थी। तो जब महमूद की मृत्यु हुई, क्योंकि अपने बड़े बेटे को बलबन बहुत मानता था और अगला सुल्तान के रूप में महमूद को ही देखता था, लेकिन जब महमूद की मृत्यु हो गई तो बलबन डिप्रेशन में चला गया और वहीं से उसकी मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु के बाद शमसुद्दीन कैमुर्स अगला सुल्तान बना। कैमुर्स चूंकि बहुत ही विलासी प्रकृति का आदमी था, इसीलिए कैमुर्स की भी जल्दी मृत्यु हो गई। कैमुर्स के बाद कैकुबाद, ये स्लेव डायनेस्टी का, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान बना कैकुबाद। कैकुबाद को हटाकर, कैकुबाद को मारकर जलालुद्दीन खिलजी ने एक नए डायनेस्टी का स्थापना किया, जिसे खिलजी वंश कहा जाता है। तो ये स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपके लिए बहुत जरूरी थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्लेव डायनेस्टी को, गुलाम वंश को। गुलाम वंश में सबसे पहले कौन आया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक आया। कुतुबुद्दीन ऐबक
कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या काम किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाएगा, लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। अच्छा, कुतुब मीनार का जो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था वो अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, इनकी याद में करवाया था। तो अगर आपसे ये पूछ दे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का धार्मिक गुरु कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का धार्मिक गुरु कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के धार्मिक गुरु थे। कुतुब मीनार का जब निर्माण की बात आई तो कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन सुल्तानों का योगदान था? तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान था, दूसरा इल्तुतमिश का योगदान था और तीसरा फिरोज शाह तुगलक का योगदान था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। इस कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सुल्तान बनता है इसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ये दो तरीके के सिक्कों को भारत में लागू किया, पहला टंका और दूसरा जीतल। टंका चांदी का था और जीतल तांबे का था या कॉपर का था। ठीक। दूसरा, इसने इक्ता सिस्टम को लागू किया, इक्ता व्यवस्था। इसने चालीसा का भी निर्माण किया जो कि 40 अमीरों का एक समूह होता था, और इस समूह को किसने खत्म किया? तो बलबन। बलबन ने चालीसा ग्रुप को खत्म किया था। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि चालीसा का निर्माण किसने किया और चालीसा को खत्म किसने किया? तो चालीसा का निर्माण इल्तुतमिश ने किया और चालीसा ने किसको खत्म किया? चालीसा को बलबन ने खत्म किया। ठीक। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सुल्तान रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की अगर बात किया जाए तो कुछ खास नहीं है, केवल याकूत को आमीर ए आखुर के पोस्ट पे रख दिया, आमीर ए आखुर, आखुर के पद पर नियुक्त करा दिया। और इसी के समय में, रजिया के ही समय में, अल्तुनिया ने, जो कि पंजाब का गवर्नर था, ये विद्रोह कर दिया। बाद में रजिया अल्तुनिया के साथ जाकर ब्याह की और फिर जब दिल्ली की तरफ आ रही थी तो कैथल में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इंपॉर्टेंट सुल्तान की अगर बात किया जाए तो बलबन आएगा। बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। अगर बलबन के कामों की बात किया जाए तो इसने डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप या दैवत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसने चालीसा को नष्ट किया। इसने दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज नामक डिपार्टमेंट बनाया। इसके अलावा बरीद नामक व्यवस्था बनाई, गुप्तचर प्रणाली। इसके अलावा दीवान ए इंसा या फिर दीवान ए उंजारत नामक डिपार्टमेंट बनवाया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपको स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड। इसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड या गुलाम वंश से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। तो स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान ने किस नगर से शासन प्रारंभ किया? तो आपको पता है प्रथम सुल्तान कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की पोस्टिंग कहाँ थी? लाहौर। तो यहाँ पर लाहौर हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? लाहौर। दूसरा क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी?
तो लाख बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो लाखों में दान दिया करता था, उदार प्रवृत्ति का था, इसीलिए इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। फिर है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो किसने निर्माण पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरी मंजिल और तीसरी चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवा दिया था। इसके बाद चौथी मंजिल डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो चौथी मंजिल का पुनरुद्धार और पांचवी मंजिल उसमें जोड़ा गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर है दिल्ली को औपचारिक राजधानी किस सुल्तान ने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने बनाया था दिल्ली को औपचारिक राजधानी। इसके पहले राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चालीसा का गठन किसने किया? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इल्तुतमिश, जैसा कि आप लोग पढ़ लिए हैं, इसने चालीसा का गठन किया था। चालीसा क्या था? तो 40 अमीरों का एक ग्रुप था, एक समूह था, जो कानून व्यवस्था और प्रशासन की देखरेख करता था। चालीसा को किसने खत्म किया था? तो बलबन ने खत्म किया था। नेक्स्ट है, किस शासक ने पहली बार शुद्ध अरबी लिपि वाले सिक्के जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने जारी किया था। इसने, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, इल्तुतमिश। इसने टंका, जो कि चांदी का था, और जीतल, जो कि कॉपर या तांबे का था, ये बनवाया था। इसके बाद है, भारत की प्रथम महिला शासिका का शासनकाल था। आप लोग बताइए इसमें से कि भारत की प्रथम महिला शासिका जो रजिया सुल्तान है, उसका शासनकाल क्या था? ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। इसके बाद है, रजिया सुल्तान के पतन का तत्कालिक कारण था, तो ये भी डिस्कशन हो गया है कि तुर्क अमीरों का विरोध। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि उसने पहली बात क्या किया कि दरबार में पुरुषों की तरह चोगा और कुलाह पहन के आने लगी, चोगा और कुलाह पहन के आने लगी। और दूसरा, याकूत को आमीर ए आखुर के पद पर बैठा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठा दिया, इसलिए तुर्क अमीरों द्वारा उसे विरोध का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह एवं रक्त की नीति का संबंध है, तो किसके साथ संबंध है? तो बलबन के साथ संबंध है। बलबन ने, आपने देखा कि लौह और रक्त की नीति, जो कि कठोर नीति थी, इसके जरिए दिल्ली सल्तनत पे नियंत्रण कायम किया। नेक्स्ट है, बलबन के समय सुदृढ़ की गई जासूसी व्यवस्था कहलाती है, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बारीद कहलाती है। क्यों जासूसी व्यवस्था उसने सुदृढ़ कर दिया था? ताकि उसके सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में विद्रोह ना हो पाए। नेक्स्ट है, सिजदा और पायबोस की प्रथा किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? तो ये भी हम लोग देख लिए हैं कि सुल्तान की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु प्रारंभ की गई थी। सुल्तान का जो दैवीय स्थापना का अधिकार था, या फिर देवत्व का अधिकार, या फिर डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप जो था, राजत्व के सिद्धांत का अधिकार, इसके लिए सुल्तान की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए सिजदा और पायबोस, ये दोनों ईरानी प्रथा थी और इसको यहाँ पे लाया गया था। नेक्स्ट है, दीवान ए अर्ज का मुख्य कार्य क्या था? तो क्या था मुख्य कार्य? तो दीवान ए अर्ज सैन्य संगठन से संबंधित था। तो सेना का संगठन, सेना की देखरेख, सैनिकों की नियमितता की देखरेख, अनुशासन, ये सारा कुछ दीवान ए अर्ज का मुख्य कार्य था। नेक्स्ट है, शाही पत्राचार और प्रांतीय निगरानी से संबंधित विभाग का, इसका भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि दीवान ए इंसा, ये शाही पत्राचार और प्रांतीय निगरानी से संबंधित विभाग था, जिसका स्थापना बलबन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि टंका और जीतल मुद्रा प्रणाली किस शासन से संबंधित है? तो बताओ, ये भी पढ़ा जा चुका है, अभी हुआ था। टंका चांदी का है और जीतल तांबे का था, ये इल्तुतमिश ने लगाया था, वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने स्वयं को ईश्वर की छाया घोषित किया? तो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, ये जो थ्योरी थी इसको बलबन ने लाया था, इसीलिए इसका राइट आंसर बलबन होगा। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो इस बारे में भी चर्चा हो गया है कि चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, बलबन के शासन की सबसे प्रमुख विशेषता थी, तो क्या व्यवस्था थी? तो प्रशासनिक कठोरता। प्रशासनिक कठोरता क्यों? क्योंकि लौह और रक्त की नीति जो थी वो प्रशासनिक कठोरता पे ही आधारित थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस शासक ने नौरोज पर्व की शुरुआत करवाई? तो नौरोज पर्व कहाँ से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। तो
बलबन स्वयं को कहां से जोड़ता था? ईरान के अफरासियाब डायनेस्टी से जोड़ता था, इसीलिए बलबन ने नौरोज पर्व की शुरुआत भारत में की। इसके बाद है इक्ता व्यवस्था का संस्थानीकरण किसके शासन काल में हुआ? तो दिल्ली का वह सुल्तान जो कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, उसने दिल्ली सल्तनत की मजबूती के लिए इक्ता व्यवस्था को यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। ये हम लोग पढ़ा जा चुका है। तो ईमानदारी के साथ आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। किस शासक के समय मंगोल खतरा सर्वाधिक गंभीर था? इस बात की भी चर्चा हो गई है कि किसने भारत के पश्चिमी सीमा से जब चंगेज खां भारत की तरफ आ रहा था, ख्वारिज्म शाह का जलालुद्दीन मांगबुर्नी जो कि ख्वारिज्म शाह है, इसका पीछा करते हुए आ रहा था, तो किसने मना कर दिया? जलालुद्दीन मांगबुर्नी को किसने शरण देने से मना कर दिया? तो इल्तुतमिश था वो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फिर है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका भी चर्चा हो चुका है कि कैकुबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद है किस वंश ने गुलाम वंश का स्थान ले लिया? तो गुलाम वंश का पतन के बाद कौन सा डायनेस्टी आता है? खिलजी डायनेस्टी आता है, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने आरंभ करवाया था? तो इसके बारे में भी चर्चा हो गई है, पिक्चर भी दिखाया गया आप लोगों को। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कहाँ पे है ये मस्जिद? तो ये मस्जिद दिल्ली में है। उसने 3 इमारतों का निर्माण करवाया था। एक है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, दूसरा है कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, और तीसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। इसके बाद गुलाम वंश के शासक मूलतः किस जाति समूह के थे? तो गुलाम वंश के शासक, ये पहला हम लोग कर चुके हैं कि तुर्क जाति के थे। केवल एक ही ऐसा था, लोदी, जो कि अफगान डायनेस्टी से रिलेटेड था, अफगान वंश से रिलेटेड था, अफगान जाति से रिलेटेड था। तो इस तरीके से हम लोग देखें, स्लेव डायनेस्टी के बारे में चर्चा कर चुके। स्लेव डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट जो सुल्तान है उनके बारे में चर्चा किया गया, और इससे रिलेटेड जितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर भी डिस्कशन कर लिया गया। तो एक तरीके से आप देखो कि आपका स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग रिवीजन करो और इस क्वेश्चन को फिर से इत्मीनान से लगाना और ईमानदारी के साथ लगाना, ताकि आपको पता चले कि कौन सा आंसर आप सही कर रहे हो, कौन सा गलत कर पा रहे हो। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त की जाती है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू।